हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का जो है सृजन आईएएस यूट्यूब चैनल के अंतर्गत जो है क्वेश्चन बैंक प्रश्न प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है बीपीएससी में पूछा गया है। 38वीं बीपीएससी मतलब कि 1992 से लेकर के 2020 तक में जितनी भी बीपीएससी की परीक्षा हुई है उन सारे बीपीएससी प्रश्न पत्रों में से विषयवार जो है प्रश्न संग्रह लेकर के हम लोग जो है सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इसमें से यह पहला सीरीज है, पहला वीडियो होगा। पहला वीडियो जो होगा प्राचीन भारत का इतिहास के खंड से 38वीं बीपीएससी यानी कि 1992 से लेकर के 66वीं बीपीएससी यानी कि 2020 तक में जितना भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में उन सारे प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कुल जो है यह इस खंड में प्राचीन भारत के इतिहास के खंड से जो है कुल अभी तक जो पूछा गया प्रश्न है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो कि है क्या कि ये सब प्रश्न ही रिपीट करती रहती है बीपीएससी, इसीलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के 120 प्रश्न होंगे। तो चलिए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं प्रश्नों पर, और इससे हम लोग को यह भी पता चल पाएगा कि आखिर प्रश्न कैसा बीपीएससी जो है किस प्रकार के प्रश्नों को बीपीएससी पूछती है, ताकि आगामी परीक्षा के लिए भी आपका एक जो है एक दिशा मिल सके, आपको एक गाइडलाइन मार्गदर्शन मिल सके। ठीक है, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए इसकी भी जानकारी आपको मिल सके, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ कंटेंट भी आपके अंदर आ जाए। ठीक है, आपके पास आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के खंड से अब तक बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो भारत में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये जो है ऐसा माना गया है कि ये जो प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ है, जो कि अभी के पाकिस्तान में पड़ते हैं, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाला एरिया में पड़ता है मेहरगढ़, वहाँ से ये पाया गया है। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि ये जो कालखंड है किस कालखंड के यहाँ पर पाया गया है कि पशुपालन और कृषि हुआ करता था। तो वो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के बीच का वहाँ पर मानव बसाव था, और वहाँ पर जो है ऐसा देखा गया कि कुछ जो साक्ष्य मिले हैं, इसके आधार पर पाया गया कि वहाँ पर जो है कृषि कार्य हुआ करता था। लेकिन नवीनतम खोज के आधार पर यह जो माना गया है कि नवीनतम खोज के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक लोहरा देव जो है लोहरा देव स्थल है। ठीक है ना, उसको माना गया है कि जो वहाँ पर सबसे पहले जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से कृषि के साक्ष्य पहला भारतीय उपमहाद्वीप में पहला प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं ये लोहरादेव संत कबीर नगर में। ये नवीनतम साक्ष्य ज्ञान के आधार पर मैं बता रहा हूँ, नवीन खोजों के आधार पर। उसके बाद देखिए जो है कुछ और नवीन खोज के आधार पर यह देखा गया है कि भारत में के जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो है आपका मेहरगढ़ तो है ही, एक आपका जो प्रयागराज के पास कोल्डीवा नामक स्थान है, तो वहाँ से भी इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। यहाँ देखिए तो ये चीज़। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग जो है आपको ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग का मतलब क्या होता है इसको समझिए। युग क्या होता है? पाषाण युग का मतलब होता है जिस युग में पत्थरों के औजार पाए गए उनको पाषाण युग कहा गया। और उसके बाद कुछ एक ऐसा युग आया जिसमें पत्थर और तांबे दोनों प्रकार के औजार पाए गए, उसको कैल्कोलिथिक युग कहा गया। ताम्रपाषाण युग है ना, ताम्रपाषाण युग कहा गया। ताम्र और पाषाण, पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर, तो पाषाण युग ताम्रपाषाण युग को ही कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें ताम्रपाषाण संस्कृतियां कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो भी शहर है उनमें कुछ न कुछ जो है साक्ष्य मिले हैं, वस्तु वगैरह मिले हैं, उसमें से मिट्टी के बर्तन भी पाए गए, मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तन में भी अलग अलग प्रकार के रंग जो है पाया गया है। तो उसमें जो खास तौर पर सामान्य तौर पर जो रंग पाया गया वो लाल है ना। मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का होता था? तो लाल रंग का होता था। ठीक है, यह देखिए लाल रंग का। ठीक, तो हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण जो है
करते थे। जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में जो है ये आपका क्या है कि पैर से चालित चाक का प्रयोग होता था। बाद में जो है परिपक्व हड़प्पा मतलब बाद के काल में हाथ से चालित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर अगर बात करें तो बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृत भांड मतलब चित्र बना हुआ, है ना। मृत भांड का मतलब ये होता है मिट्टी का भांड बना हुआ, मिट्टी का बर्तन, है ना। बनाने वाली मिट्टी रेत का जो है मिश्रण उस पर किया जाता था, जिसको पकाने से हल्के भूरे और लाल रंग का ग्रहण कर लेता था, वो नेचुरली टाइप से वो ग्रहण कर लेता था। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से जो है विभिन्न प्रकार की चित्रकारी कर दी जाती थी। तो इस प्रकार से जो है यह मिट्टी के जो बर्तन का रंग पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो पड़ता है आद्य ऐतिहासिक युग में। अब इसको समझ लीजिए कि ऐतिहासिक युग, प्रागैतिहासिक युग और आद्य ऐतिहासिक युग क्या होता है। प्रागैतिहासिक युग वैसे युग को, इतिहास के वैसे युग को कहते हैं जिस युग से कुछ जो साक्ष्य मिले हैं, लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, मतलब कोई भी लिपि या कोई भी लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ वस्तु मिले हैं, है ना। जो औजार मिले हैं, ठीक है, हड्डी के औजार हो या पाषाण के औजार हो, पत्थर के औजार हो, ताम्र के औजार हो, जो भी मिले हैं, लेकिन लिखा हुआ कोई साक्ष्य नहीं मिला, उसे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि लिखा हुआ चीज मिला है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैसे ऐतिहासिक खंड को रखेंगे जिसमें लिखा हुआ चीज मिला है, लिपि वगैरह मिला है, उसे पढ़ा भी जा चुका है, उसको ऐतिहासिक खंड में रखेंगे। तो सिंधु सभ्यता तक जो है, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। सिंधु सभ्यता में जो भी चीज लिपि का प्रयोग हुआ है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, पूर्ण रूपेण उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। उसके बाद के काल जैसे आर्य काल आता है ना, आर्य समाज, वैदिक काल, तो वैदिक काल के जो लिपि हैं उसको पढ़ा जा चुका है, इसलिए उसको ऐतिहासिक खंड में हम रखते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए, यही बात है, इस बॉक्स में लिखा हुआ आप देख भी सकते हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह पकी ईंट से बनी इमारत जो है वहाँ होती थी, है ना। मतलब नगर जो नियोजन तरीके से बनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। नगर जो है नियोजित तरीके से स्थापित होता था। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे या बसाए जाते थे। पक्की ईंट की बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है। विशाल स्नानागार और अन्नागार के साक्ष्य भी मिले हैं जो कि प्रमुख है, जो कि पक्की ईंटों से बने हुए थे। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोटार से जोड़ा जाता था, है ना। जिप्सम जिसका सीमेंट आज बनता है, उस समय लोग जिप्सम के प्रयोग से जो है ईंटों को जोड़ा करता था। ठीक है, ये है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह इनमें से कौन है, इसको देखिए। तो लोथल, हड़प्पा काल में जो बंदरगाह था लोथल। बंदरगाह क्या होता है? जहाँ से जहाज का आना जाना होता है, नाव का आना जाना होता है। एक नाव का स्टैंड कह सकते हैं, जैसे बस का पड़ाव बस स्टैंड होता है, ट्रेन का रेलवे स्टेशन, उसी प्रकार से जहाज़ों का और नावों का जो स्टेशन होता है उसको हम बंदरगाह कहते हैं। तो लोथल जो है ना, ये भोगवा नदी के किनारे था, गुजरात में, अहमदाबाद जिले में पड़ता है अभी वर्तमान के। तो वहीं पर जो है हड़प्पा कालीन एक नगर भी था लोथल, हड़प्पा काल का एक प्रमुख नगर के अंतर्गत आता था, तो वो था आपका बंदरगाह। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल का मतलब हो गया कि मिट्टी का, पका हुआ मिट्टी का बना हुआ हल, है ना। वो एक स्ट्रक्चर तरीके से एक ना प्रतीक के तौर पर, है ना, ये मिला है। तो कहाँ से मिला है? तो बनावली से मिला है। बनावली कहाँ पे है भैया? तो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाले एक नगर था बनावली। ठीक है,
टेराकोटा के हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बनावली से। बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में। इस तरह से प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेत मतलब जोता हुआ खेत का निशान कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में एक प्रमुख नगर के अंतर्गत गिनती में आता था। तो ये कालीबंगा कहाँ पर है, ये आपको समझना है। कालीबंगा जो है राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, तो ये है। तो प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी जो कि गुजरात में पड़ता है, अरब सागर के तटीय वाला भाग में, निकट स्थित लोथल में गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का मतलब ये होता है जहाज का आने जाने वाला स्थल जहाँ पर होता है, साक्ष्य मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब वहाँ खेती बाड़ी भी हुआ करता था। ठीक है, गुजरात के धौलावीरा भी एक सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है एक नगर था। तो जो है धौलावीरा से भी हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है ना। धौलावीरा से 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है, हड़प्पा कालीन शिलालेख, याद रखिएगा, है ना। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी हुई मिट्टी का हल मिला है। तो जो जो चीज़ जहाँ से मिला है उसको जरूर ध्यान दीजिएगा, यही सब चीज़ पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अंतर्गत जो भी प्रमुख नगर थे, शहर थे, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मिला है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो इसमें जो है आपको ये जो है विद्वान सब हैं, ये खोज करता है, साइट का खोज किया था। हड़प्पा के अंतर्गत पड़ने वाले जितने भी साइट हैं उन साइट के खोज करता है। तो R.D. बनर्जी मतलब राखल दास बनर्जी इससे रिलेटेड है। ठीक है, के.एन. दीक्षित भी रिलेटेड हैं, M.S. वत्स भी रिलेटेड है, V.A. स्मिथ रिलेटेड नहीं है, उत्खनन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1926-27 से वर्ष 1933-34 के बीच माधव स्वरूप वत्स, है ना, ने हड़प्पा उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। ठीक है, यहाँ पर R.D. बनर्जी ने की थी। इनके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन, A. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इन सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं। ठीक है, ये है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, तो बोगाजकोई का महत्व किस लिए है ये बताना है आपको। तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं बोगाजकोई से, उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में जो देवी देवता है जैसे कि इंद्र, वरुण, अग्नि, ये सब कुछ देवी देवताएं थे, मित्र, नासत्य, ये सब देवताएं। तो इनमें से कुछ देवताओं का जो है वहाँ पे बोगाजकोई में अवस्थित अभिलेख में कुछ वैदिक देवताओं का नाम उल्लेखित मिला है। ठीक है, द बोगाजकोई को एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। ये ईरान में पड़ता था उस समय के 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व समझिए, है ना, ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व पहले की बात हो रही है। कुछ अभिलेख मिले बोगाजकोई से मतलब एशिया माइनर से। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जैसे आर्यों का नाम हुआ करता था वैसे ही थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का जो है आह्वान करते थे। ठीक है, इससे क्या ज्ञात होता है? तो इससे यही ज्ञात होता है कि वैदिक जो यहाँ भारत में आए आर्य लोग, ये लोग ईरान से होकर भारत आए, है ना, यही चीज़ जानकारी मिलती है ना, बोगाजकोई के एशिया माइनर के जो है अभिलेख से। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था?
तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं इसको, तो यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। पुरुषनी नदी किस नदी का पौराणिक नाम है? तो ये रावी नदी का पौराणिक नाम है। वैदिक युग में पुरुषनी नदी, रावी नदी को ही पुरुषनी नदी कहा जाता था। 10 राज्य युद्ध जो है 10 राजाओं का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषनी नदी वर्तमान रावी के नाम से जाना जाता है। ये इसके तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों का देश, भरत यहाँ के राजा थे, है ना। भरतों के देश का राजा सुदास थे, और ये सुदास एक तरफ थे और बाकी दूसरे तरफ जो था 10 राजाओं का एक संगठन था, एक गुट था, संघ था, जो आमने सामने लड़ रहा था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन, जो आर्य भारत में जो थे, उनके 5 जन, अनु, दुहु, यदु, पुरु, तुरुस, ये 5 जन, 5 जन का मतलब ये होता है 5 गुट, है ना। आर्यों का 5 गुट ये हो गया, तथा 5 लघु जनजातियों का गुट, तो टोटल 10 गुट हो गया। 10 गुट एक साथ कॉम्बिनेशन बना लिया था, अपना गठबंधन बना लिया था भारत के खिलाफ, सुदास के खिलाफ, ठीक है। और सुदास एक तरफ, फिर भी इन 10 के गुटों को सुदास ने पराजित कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ है 10 राजाओं का युद्ध। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? हम जानते हैं कि जो है वैदिक युग में जो है 4 प्रकार के वेदों की रचना हुई। उसमें से सबसे पहले जो रचना हुई वो ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद की जो रचना हुई सबसे पहले, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल का मतलब ये हो गया कि आप ऐसे समझ सकते हैं खंड, है ना। एक ऋग्वेद में 10 खंड हैं, ठीक है। तो पहले मंडल में किस चीज़ का जिक्र है, दूसरे में किस चीज़ का जिक्र है, तीसरे में किस चीज़ का जिक्र है ना, किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें जिक्र किया गया है, इसके बारे में जानना होता है। तो इसमें सोम को समर्पित है ना, कौन सा मंडल? तो सोम को समर्पित है। कुल 10 मंडल है, तो उसमें से जो है आपका सोम को जो समर्पित है वो 9वें मंडल, है ना। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम उस समय के ईश्वर हुआ करते थे, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 9वें मंडल में सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, सोम जो है सोम रस बोलते हैं ना, सोम आर्यों का एक मुख्य पेय था। मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था, मुजवंत पर्वत का नाम है, वहाँ से एक सोम रस का जो है जड़ी बूटी पाया जाता था, प्राप्त किया जाता था, उससे सोम रस बनाया जाता था। और ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है। चारों वर्ण जो देखते हैं, है ना, वर्ण के जो 4 प्रकार है, क्षत्रिय, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 10वें मंडल में जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल जो समर्पित है वह है आपका सोम और इस पे पर नामाकृत देवता पर। सोम देवता भी है और सोम पेय पदार्थ भी, ठीक है, तो दोनों को समर्पित है, ठीक है। ये चीज़, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद के कितने कौवें मंडल में, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तृतीय मंडल में, तीसरे मंडल में, ये कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ऋषि कनाद ने किया, और ऋषि कनाद का जो दार्शनिक दर्शन था वो था वैशेषिक दर्शन, है ना। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण जो है अणु से हुआ है, और अणु से हुआ तो अणु परमाणु एक ही बात है ना। तो परमाणु सिद्धांत हो गया। तो महर्षि कनाद ने इस सिद्धांत को दिया, इस दर्शन को दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो होता वैशाली के जो है कुंडग्राम में, ठीक है ना। तो ये है, तो ये आंसर हो जाएगा वैशाली के कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट हुआ था। 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ये देखिए, जो पुराना किताब है वो 540 ईसा पूर्व बताता है, लेकिन न्यू सोर्स के आधार पर 599 ईसा पूर्व ही सही माना गया है, ठीक है। ये नए एनसीईआरटी में 599 अब कंसिडर कर दिया गया है, इसलिए 599 ईसा पूर्व को ही मानिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उनकी माता का नाम त्रिशला था, है ना। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के जो लिच्छवी गणराज्य के जो राजा चेटक थी उनकी बहन थी। त्रिशला कौन थी?
तो लिच्छवी गणराज के जो राजा चेटक थे वो चेटक के बहन थी त्रिशला। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे, क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन जो है संस्करण के एनसीईआरटी में उनको 540 ईसा पूर्व जन्म बताया गया है, जो कि गलत है। अभी नए महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व उचित है, ये चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई है वो पावापुरी में हुई है। पावापुरी महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे, जो वज्जित संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। वज्जित संघ के अंतर्गत 8 राजाओं का क्षेत्र पड़ता था। वज्जी में जैसे कि लिच्छवी, उसमें से आपका ये भी आ गया, ज्ञात्रिक कुल का भी आ गया है ना, क्षत्रिय, ज्ञात्रिक क्षत्रिय, और भी कुछ कुछ राजाओं का क्षेत्र आते थे। एक संघ था वज्जी। तो वज्जित संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में महावीर का जो है राजगृह के समीप, है ना, राजगृह के समीप पावापुरी में जो है उन शरीर त्याग दिया। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो था जामाली। जामाली जो था एक्चुअली में इनके दामाद थे। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था, ये तो जान ही रहे हैं। 599 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी जान ही रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ये जान ही रहे हैं। उनसे जो है प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, तो उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, प्रियदर्शनी कह सकते हैं, प्रियदर्शनी। और उनके हस्बैंड जो थे, पति, उनका पुत्री का विवाह जो है जमाली नाम के व्यक्ति से हुआ था। ठीक है, और यही जमाली जो है महावीर का प्रथम अनुयायी बना था, है ना, प्रथम शिष्य भी कह सकते हैं बना था। ज्ञान प्राप्ति के बाद, महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम शिष्य जमाली ही बना था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध भी किया और एक अलग गुट बनाया, अलग संप्रदाय बनाया, बहुत्तरवाद, है ना, बहुरत्ववाद नामक एक नए संप्रदाय की शुरुआत जमाली ने किया था। ठीक है, तो महावीर का जो है आपका गंधर क्या होता है ये समझिए कि जो है शुरुआत 11 जो महावीर का जो धर्म था, 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गंधर कहा जाता था जमाली को छोड़कर, तो वो जो है गंधर क्या होता था कि जो भी शिष्य हुआ करते थे प्रमुख शिष्य तो 11 होते, और सभी को अपना स्वतंत्र छोड़ दिया गया था अपने तरीके से जो है अब धर्म का प्रचार करने के लिए, जैन धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो उनको गंधर कहा जाता था। तो 11 गंधरों में बटा था जैन धर्म। ठीक है, हर गंधर का एक हेड जो है जैन मुनि हुआ करते थे, और सबका हेड एक महावीर हुआ करते थे। उस समय महावीर के समय की ये बात है। ठीक है, तो ये है 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है? इसमें तो 14 पूर्व, तो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में शंभुता विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय के में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, ये है 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया है। तो कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ थे? सबसे पहले जैन ग्रंथ कौन था? तो 14 पूर्व। ये ग्रंथ का नाम है 14 पूर्व। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ये सारनाथ में किया। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना, तो उन्होंने सबसे पहले जो प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था, और ये जो सारनाथ में जो प्रवचन दिया था यही घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कहाँ? तो गया में, बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और वैशाख के पूर्णिमा की रात्रि में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान जब प्राप्ति हुई तो वो बुद्ध कहलाए। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने अपने मत का जो है प्रचार प्रारंभ किया,
और उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम को ही जो है कहा जाता है, आपका ऋषिपत्तनम को ही सारनाथ कहा जाता है। ठीक है, तो सारनाथ में आए, उन्होंने यहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। यही उपदेश जो पहला उपदेश है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। यही पहला उपदेश जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, यह उपदेश था दुख के कारण, दुख का अंत, है ना, दुख का निवारण से संबंधित उन्होंने यह उपदेश दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि अपने प्राण को त्याग देना। जब उन्होंने प्राण को त्याग दिया तो उस घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये कुशीनगर में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, तो हम लोग जानते ही हैं। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कपिलवस्तु गए, राजगृह गए, वैशाली गए, कौशल राज्य गए, बहुत सारे अनेकों राज्यों में वो जो है घूम करके भ्रमण करके प्रचार प्रसार किया। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में उन्होंने किया है। कौशल नरेश प्रसेनजीत जो है वहाँ के राजा थे, प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली, है ना, बुद्ध धर्म को जो है ग्रहण कर लिया। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। मतलब गौतम बुद्ध उसके बाद मल्लों की राजधानी मल्ल देश की राजधानी पावा पहुँचे, पावापुरी वो पहुँचे। वहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका मतलब उनके घर में जो है ठहरे और वहीं पर जो है उन्होंने कुछ भोजन किया। उसने बुद्ध को शुक्रमद्दब खाने को दिया, है ना, शुक्रमद्दब खाने को दिया। उसके बाद रक्त अतिसार हो गया उनको, है ना। रक्त अतिसार होने के बाद जो है भयानक पीड़ा हुई और बाद में वो वेदना से जान जो है अपना प्राण दे दिए। ठीक है, कुशीनारा में। ठीक है, तो ये है, तो यही घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को जो प्रवचन देते थे पूरा घूम करके, तो उनकी जो शिक्षा थी उनको संकलित किया गया और संकलित करके जो है उसको 3 भागों में बांटा गया। संकलित करके मतलब पुस्तक का फॉर्म दिया गया और उसको 3 भागों में बांटा गया और इसी 3 भाग को ही त्रिपिटक कहते हैं। और उसमें से जो हर भाग में अलग अलग कुछ विशेषता है कि पहला भाग था विनय पिटक, दूसरा था सुत्त पिटक और तीसरा था अभिधम पिटक। तो विनय पिटक में क्या था कि संघ संबंधी नियम और आचरण का जो है शिक्षा था उसमें। मतलब संघ में बुद्ध धर्म में जो संघ में जो जुड़ते थे उसके लिए क्या नियम कानून हो, आचार विचार क्या हो, उससे संबंधित जो है प्रवचन था उसमें। सुत्त पिटक में था महात्मा बुद्ध के वचन, वो जो प्रवचन देते थे, वचन देते थे, उनका उल्लेख था सुत्त पिटक में। अभिधम पिटक में क्या था कि दार्शनिक सिद्धांत थे, फिलोसफिकल बात का उल्लेख उसमें अभिधम पिटक में था। ठीक है, तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम मतलब संघ में जो भिक्षु रहते थे, साधु रहते थे, बौद्ध साधु वगैरह, है ना, तो उनके लिए क्या नियम आचार व्यवहार होना चाहिए, वो सारा चीज़ उसमें था विनय पिटक में। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, ठीक है, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से। तो जैन धर्म से ये है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ठीक है, सम्यक धारण मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक व्यू रखिए, सम्यक देखिए, सम्यक चरित्र रखिए और सम्यक ज्ञान रखिए, है ना। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। ठीक है, ये चीज़ है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है? तो देखिए, अहिंसा दोनों में समान है। मतलब बौद्ध भी कहता है अहिंसा नहीं करना है ना, अहिंसा करना है, और जैन भी कहता है अहिंसा के आधार पर जो है आगे बढ़ना है, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा। तो अहिंसा तो दोनों ठीक है। वेदों के प्रति उदासीनता दोनों है। ठीक है, वेदों के प्रति किसी को भी लगाव नहीं है। रीति और रिवाजों की अस्वीकृति है, जो कि आडंबर वगैरह ये सब से दूर है। आत्मदमन जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट करता है।
हाँ जो है जैसे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मदमन को जैन धर्म वाले ज़्यादा महत्व देते हैं। बौद्ध धर्म जो है इसको महत्व नहीं देता है। अपने आप को कष्ट देना, ये करना, ये बौद्ध धर्म नहीं मानता इस बात को। जैन धर्म में क्या है कि अपने आत्मदमन करना, अपने आप को जो है कष्ट देना, ये उसमें है। तो ये इस चीज़ को गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना और काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। अभी भी एक परंपरा बना हुआ है कि जैन साधु लोग जो है अभी भी अपना प्राण त्यागते हैं, तो बड़ा कष्ट से कुछ दिन तक खाना नहीं खाते हैं, है ना, अपने आप को जो है कष्ट देते हैं। ये है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का? अभी जो वृक्ष है बोध गया में जो मंदिर है महाबोधि मंदिर के पीछे में, तो वो किस वंश का है? तो वो पंचम वंश का है। ठीक है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पहला वंश था वृक्ष का। उसके बाद बहुत बार वो वृक्ष कटा है, फिर लगा है, तो अभी तक में वो 5वां वंश है। ठीक है। ह्वेनसांग के अनुसार जो है मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। तो उसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए, फिर नष्ट हुए। वर्तमान में वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का है। ठीक है, तो ये चीज़ है, 5वीं पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की गुफा जो है आपका ये गया में पड़ता है, राजगिरी और गया के बीच में। तो ये बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है ये आजीवक साधुओं के लिए जो है गुफा बनाया गया था, बराबर की पहाड़ियों को काट करके जो है आजीवकों के लिए। ठीक है। आजीवक साधु कौन होते थे? तो वो आजीवक साधु जो है जैन धर्म से ही अलग होकर के जो है एक अलग संप्रदाय में बदल गया था, वही है आजीवक। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला पूर्ण विकास हो चुका था। खास करके अशोक और उसके पोता दशरथ, ये दोनों ने खूब बराबर के पहाड़ियों और नागार्जुन के पहाड़ियों को काटकर आजीवक साधु के लिए आवास बनवाए। ठीक है। और साधुओं के आवास को ही विहार कहा जाता था। ठीक है ना। अशोक के समय बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, अशोक के समय में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ है आदि इस तरह की गुफाओं का निर्माण हुआ है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो थे मक्खली गोशाल। मक्खली गोशाल नामक साधु थे जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। और प्रारंभ में ये महावीर के शिष्य थे मक्खली गोशाल, किंतु बाद में मतभेद होने के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। मतलब उनके शिष्यता से अपने आप को त्याग कर दिया, मतलब शिष्यता त्याग दी, छोड़ दिया, और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय का स्थापना किया, है ना, आजीवक संप्रदाय। तो इनका मत है नियतिवाद का, इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। नियतिवाद मतलब जिसके अनुसार संसार का प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। आजीवकों का ये मानना है कि जो संसार की प्रत्येक वस्तु जो है वो भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है, भाग्य से ही संचालित होती है। ये है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो थे उदयन। उदयन जो है हर्यक वंश से बिलोंग करते थे। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र उदयन। ये उदयन जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किया था, किला बना करके किया था। ठीक है। इस मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, है ना, राजगिरी से पाटलिपुत्र राजधानी को लाया यही उदयन ने। यह नगर शिशुनाग वंश, है ना, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। यहाँ तक कि गुप्त काल तक की वंशों की राजधानी रही है पाटलिपुत्र। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा। इससे पहले राजगिरी राजधानी था मगध साम्राज्य का। तो हर्यक वंश शासक उदयन या उदयभद्र, उसका दूसरा नाम उदयभद्र भी था, के शासन काल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई। उसने राजगिरी से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी को बनाया, स्थापित किया, है ना, या स्थानांतरित किया या बदला,
ये है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र को बसाया था तो वो था उदयन। ठीक है, मगध नरेश उदयन शासनकाल की प्रमुख घटना गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाना था। ठीक है, ये चीज़ है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र, पहला डेमोक्रेसी, पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये लिच्छवी आज के आप जो है वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर का जो एरिया है वो लिच्छवी के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है डेमोक्रेसी वाला जो राज्य था, राजाओं का देश था, वो लिच्छवी था। तो लिच्छवी विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित था। ये बहुत बार हर परीक्षा में लगभग पूछ लिया जाता है प्रश्न। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। ठीक है, वज्जी संघ के प्रमुख थे। वज्जी संघ के अंतर्गत कुछ कुल 8 राजा के राज्य आते थे, उसमें से एक लिच्छवी था। ठीक है, ये चीज़ है। लिच्छवी उसमें से सबसे शक्तिशाली था, ये भी कह सकते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है इसमें राजगिरी ही है ना, तभी जाकर के पाटलिपुत्र है, फिर बीच में वैशाली भी बनता है राजधानी। तो पुराणों के अनुसार अगर देखें तो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था और इस वंश के राजा बृहद्रथ के पुत्र जरासंध थे, ये पुराण कहता है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अगर चलिएगा तो सबसे मगध साम्राज्य का संस्थापक पहला प्रतापी राजा जो बिंबिसार हुआ, जो हर्यक वंश से बिलोंग करते थे। हर्यक वंश को माना है पहला वंश। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में। तो ये चीज़ है, दोनों बात आपको समझना चाहिए। इसकी मृत्यु, बिंबिसार की मृत्यु 492 में ईसा पूर्व में हो गई। उसके बाद उनका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु का पुत्र फिर हुआ उदयन। उदयन जो है राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दिया। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का जो नाम था वो था आपका हर्यक वंश, है ना, हर्यक वंश। ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बताया गया कि मगध पर पहला वंश, शासन करने वाला वंश, पहला वंश हर्यक वंश ही है। ठीक है, तो ये अजातशत्रु ने अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर दी। पितृहंता थे ये, पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, है ना, जैसे को तैसा कर दिया। तो कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। मतलब ये जो है इनका भी मतलब जैसे को तैसा उदयन भी अपने पिता का हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, सैंड्रोकॉट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सैंड्रोकॉट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान, मतलब सैंड्रोकॉट्स नाम कहीं पर देखा और उसमें समझ गया कि यह चंद्रगुप्त मौर्य ही है, तो वो विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकॉट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकॉट्स के रूप में वर्णित किया है। तो एरियन और प्लूटार्क क्या कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को? एंड्रोकॉट्स कहा है। विलियम जोन्स क्या कहा है? सैंड्रोकॉट्स कहा है। ये चीज़ है, वर्णित किया है। जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकॉट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो जस्टिन क्या कहा? सैंड्रोकॉट्स मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के बीच में भेंट हुई है, मुलाकात हुई है, समझौता हुआ है, इस तरह की बातों का जस्टिन ने उल्लेख किया है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को जो सर्वप्रथम पढ़ा था वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। और अशोक के काल के जितने भी अभिलेख, शिलालेख और स्तंभ लेख मिले हैं वो सारे के सारे अभिलेख जो है, अधिकतर, सारे नहीं कह सकते हैं, अधिकतर लेख जो है ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया है। कुछ लेख जो है अन्य दो अभिलेख है, लिपि है, जैसे कार्माइक लिपि और खारोष्टी लिपि में लिखा गया है। बाकी जो है सभी के सभी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अब भाषा हुआ करता था प्राकृत। ठीक है, तो इस प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेख ब्राह्मी लिपि में जो लेख लिखा हुआ था उनको जो है पढ़ने में वो कामयाब हो गया, है ना। उन्होंने लेखों के देवनामपीय की पहचान सिंघल के राजा से की। लेखों में देवनामपीय लिखा हुआ करता था तो उन्होंने उसको लगा कि सिंघल के राजा तिस से कर डाले। सिंघल के राजा तिस से मतलब क्या है कि सिंघल का मतलब हो गया श्रीलंका।
श्रीलंका के राजा तीस से उन्होंने ये नाम को कहा। बाद में जब बात पता चला कि ये सिंह जो है देवनाम्पीय अशोक का ही नाम है, ठीक है। दीपवंश और महावंश वहाँ पता चला श्रीलंका में जा कर के, तो वहाँ पर पता चला कि नहीं, देवनाम्पीय अशोक का ही नाम है। तो जो है इस तरह से पता चला कि हाँ। फिर भारत में भी कर्नाटक के मास्की अभिलेख प्राप्त हुआ 1915 में। वहाँ भी जो है वहाँ अशोक नाम मिलता है, वहाँ पर मास्की अभिलेख में अशोक नाम प्राप्त होता है। तो अशोक, सम्राट अशोक का अशोक नाम किस लेख से मिलता है, किस अभिलेख से मिलता है, तो वो मास्की कहाँ है, तो कर्नाटक में। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम जो था वो था इंडिका, ठीक है, इंडिका। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य से जस्ट पहले नंद वंश का शासन था। घनानंद जब अंतिम राजा थे नंद वंश के, तो उस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर। और फिर जब सिकंदर लौटा था तो उसके बाद सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे सेल्यूकस निकेटर, और वो और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो है युद्ध हुआ। अब फिर जा कर के समझौता हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज राजदूत बन करके आया था सेल्यूकस निकेटर का, और उन्होंने यहाँ पर रहते हुए इंडिका को लिखा था, है ना। तो यही है। तो यहाँ के जो शासन प्रशासन, मौर्य शासन, नगर प्रशासन चलता था, उसके बारे में सूचनाएं इंडिका से मिलती है। यहाँ की सामाजिक ढांचा क्या थी मगध साम्राज्य में, वो भी उसमें पुस्तक में जिक्र है। इंडिका का लेखक कौन था, तो मेगास्थनीज था, ठीक है, ये है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है, जिसमें ये बताया गया है कि पाटलिपुत्र नगर प्रशासन को चलाने के लिए 30 सदस्यों का एक समिति हुआ करता था। हर 30 समिति में से जो है आपका इसकी कुल 6 समितियां होती थी। 30 लोगों का एक सदस्यों का एक समिति होता था, जिसमें 6 समितियां होती थी। 5-5 लोगों का गुट हुआ करता था, और सभी गुट को अलग अलग जिम्मेदारी दिया जाता था, ठीक है। इस तरह से आपका नगर प्रशासन चलता था। मेगास्थनीज दूत था किसका, था मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य सम्राट जो है वो था आपका बृहद्रथ, ठीक है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी 184 ईसा पूर्व में, और फिर शुंग वंश की स्थापना की थी। ये जो शुंग है ब्राह्मण वंश है, ये उसके बाद जो है कहा जाता है कि ब्राह्मण वंश की स्थापना जो है मगध साम्राज्य में हो गई थी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो यह जो है जूनागढ़ अभिलेख में है। जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन शक शासक था, ये शक शासक था जो विदेश से आया था ये लोग। तो रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त होता है ना, गुजरात के जूनागढ़ से। इस जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी प्राप्त होते हैं, खुदे हुए मिले हैं उस पर। विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, मतलब जूनागढ़ का जो अभिलेख है एकदम पूर्ण रूपेण संस्कृत भाषा में। ये पहला उदाहरण था उस समय का जो लेख है संस्कृत भाषा का, पहला जूनागढ़ अभिलेख। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। संस्कृत भाषा है और लिपि ब्राह्मी है, ये याद रखिएगा। इसमें रुद्रदामन का वंशावली, विजय और शासन, व्यक्तित्व और आदि के सुंदर प्रकाश डाला गया। उसके बाद रुद्रदामन के बारे में प्रकाश डाला गया है, ठीक है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में से सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे पुराना संस्कृत अभिलेख है। ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत सारे परीक्षाओं में। संस्कृत का सबसे पहला अभिलेख कौन है, तो जूनागढ़ का अभिलेख। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो वो था आपका खारवेल, है ना। चेदी वंश से बिलोंग करते थे। ये उड़ीसा के खारवेल राजा थे। उड़ीसा अभी वर्तमान के उड़ीसा क्षेत्र आप कह सकते हैं, कलिंग उड़ीसा ही पड़ता है। चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूर पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उनका एक
बिना तिथि का जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है। तिथि रहित हाथी गुम्फा अभिलेख इसको कहते हैं, है ना। उनके इतिहास को जानने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तिथि नहीं है भले उस अभिलेख में किस तिथि में यह जो है उत्कीर्ण किया गया है, लेकिन खारवेल के बारे में जानकारी बहुत सारा इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये जो खारवेल थे, खारवेल जो है इसका झुकाव जैन धर्म के प्रति अधिक था, है ना, भारी झुकाव था, जैन को ज़्यादा मानता था ये। ठीक है, तो ये है। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? तो महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से। तो ये दोनों हो जाएगा, महामेघवाहन वंश और चेदी वंश, है ना, यही दोनों, महामेघवाहन वंश को ही चेदी वंश कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर दे दिया है ई, 2 से अधिक, है ना। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, इसलिए उनको महामेघवाहन वंश भी कह सकते हैं। अतः इस वंश का नाम मेघवाहन वंश पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो कि तिथि रहित है, उसमें तिथि भी नहीं है किस तिथि को यह अभिलेख उत्कीर्ण किया गया था। 43 नंबर देखिए, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है वो कहा जाता है आपको समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, W स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर के उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये इलाहाबाद में एक था स्तंभ, वहाँ पर जो है प्रशस्ति लिखा गया था, उसमें लेख लिखा गया था हरिसेन के द्वारा, हरिसेन के द्वारा जो है, और उसमें समुद्रगुप्त का बखान था कि किस किस क्षेत्र में उन्होंने जीत हासिल की, है ना। तो इस दक्षिण के किन किन राजाओं को जीता, पूर्व के किन किन राजाओं को जीता, आर्यावर्त को कितने राजाओं को जीता, है ना, इस तरह से। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। तो हुनों को पराजित करने वाला जो गुप्त सम्राट था वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का नाम इसमें आता है। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल 455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हो गए थे। US राय के अनुसार इस हून आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह नाम है खुशनेवाज, उसका नेतृत्व कर रहा था हुनों का। यह आक्रमण धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया। ये है 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। तो किस प्रकार की भूमि को अपरहत, भूमि को भी अलग अलग टाइप में बांटा गया था, अलग अलग उस टाइप का अलग अलग नाम था। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था, ठीक है ना, ये चीज़ है। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। गुप्त कालीन राजस्व व्यवस्था का एक टर्म है ये है। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की थी? चीनी बहुत सारे यात्री भारत आए थे बौद्ध दर्शन का ज्ञान के लिए। तो जो है उसमें से संयुगन जो आए थे वो कब आए थे? तो 518 ईस्वी में आए थे। तो 515 से 520 के बीच में आ जाएगा ये। तो 518 में संयुगन भारत आया था। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित करने के लिए आया था, है ना, कुछ जानकारी एकत्रित करने के लिए। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो भारत की यात्रा जो की थी वो की थी ह्वेनसांग ने, है ना। हर्षवर्धन के काल में जो चीनी यात्री आया था वो कौन आया था? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय में सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है, ठीक है। उसकी उत्तरी जो है अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों पर पवित्र किए स्थानों को देखना था। मतलब जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध गए थे उस स्थान को उनको देखना था, उनका सपना था। पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, मतलब उनकी ये भी इच्छा थी कि पवित्र बौद्ध ग्रंथों की अध्ययन करें जो उन दिनों भारत में सुलभ थे, बहुत सुलभ तरीके से मिल जाते थे, है ना। वो 629 में जो है चीन से प्रस्थान किया था, है ना, भारत के लिए। भारत यात्रा
के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सी यू की किसकी रचना है? तो ये है आपका ह्वेनसांग की, है ना, चीनी यात्री ह्वेनसांग की। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन की पुस्तक का नाम है राजत रांगनी, है ना, राजत रांगनी। कल्हन राजत रांगनी में कश्मीर के इतिहास को लिखा है और इस रचना में कल्हन ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। वहाँ के जय सिंह, है ना, कश्मीर में भी एक जय सिंह हुआ करते थे। ठीक है, ये वाला जय सिंह मुगल राज्य वाला के टाइम वाला जय सिंह नहीं, समझ लीजिएगा। तो ये है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। तो ये है, अर्थशास्त्र अलग विषय है। वो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री जो थे कौटिल्य, उन्हीं के द्वारा जो है, चाणक्य जिसको कहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये रचना की गई थी। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उसमें जिक्र था अर्थशास्त्र में। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो औदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है बिहार में ही अवस्थित था। ठीक है, ये पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। औदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। ठीक है, ठीक, यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इनकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। बिहार के भागलपुर के बिहार शरीफ के आसपास में जो है यह स्थापित किया गया था। ठीक है, औदंतपुरी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? 50 नंबर। तो कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपका नान्य देव। कर्नाट वंश का मतलब ये होगा कि अभी का जो वर्तमान का जो मिथिला राज्य है, देखिए दरभंगा, मधुबनी, ये सब जो मिथिला है, ये कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव थे। ये एक महान योद्धा थे। नान्य देव कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासन काल 1097 से 1335 तक रहा था। मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है कर्नाट वंश को, है ना। जैसे ठीक है, साहित्य का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, तो उसी प्रकार से, है ना, तो मिथिला का स्वर्ण युग जो है कहा जाता है इसको, कर्नाट वंश को। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था वो था हरि सिंह था। ठीक है, ये है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस काल में, ये कश्मीर वाला हरि सिंह नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये कर्नाट वंश मतलब मिथिला में जो वंश चला था उसका अंतिम राजा था। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो है उद्धृत हुई थी? तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहिक, रथकार आदि का आविर्भाव हुआ। ये जितने भी जातियों का ये जो आविर्भाव हुआ, ये अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हुआ था। अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि उच्च जाति का वर और निम्न जाति का स्त्री से जब विवाह होता था तो उससे जो संतान पैदा होते थे, ठीक है, वो हो गया। और प्रतिलोम विवाह का मतलब हो गया कि निम्न जाति का स्त्री और निम्न जाति का वर और उच्च जाति का स्त्री होती थी, तो जो है वो प्रतिलोम विवाह होता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है अलग अलग जातियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध सभा मतलब बौद्ध संगति, तो ये की गई थी कश्मीर में। कनिष्क के समय में कश्मीर में किया गया था, है ना। ये है चौथी संगति, बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति जो है, ये सभा कह सकते हैं, संगति मतलब सभा, ये कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया, है ना। प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। इस मतलब संगति में बहुत सारी चीज़ों को के जो है पिटक, जो विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक था, उस पर भाष्य लिखा गया।
कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर भी खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाष शास्त्र भी कहा जाता है। इस तरह से जो है, तो सवाल यह है कि जो अंतिम बौद्ध संगति थी, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुई थी? तो कश्मीर के कुंडल वन में। किसकी अध्यक्षता में? तो वसुमित्र के अध्यक्षता में, है ना। उल्लेखनीय है कि जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी आपका राजगृह में, सप्तकर्णी गुफा में, है ना, अजातशत्रु के समय में। और दूसरा वाला जो हुआ था, जो पहला था इसका अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था कालाशोक के समय में, कालाशोक, है ना, शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, वैशाली में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे आचार्य सबाकमेर, है ना। इसके बाद फिर अशोक के काल में, अशोक वर्धन मौर्य शासक के काल में हुआ। फिर चतुर्थ कनिष्क के काल में हुआ। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ? तो ये राजगृह में, 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। सप्तकर्णी गुफा। 55 नंबर देखिए, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह दोनों स्तंभों 1 और 2 के अंकित आपको सुमेलित करना है। तो जो है जन्म, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका लुम्बिनी में, ठीक है, 1 का 3। ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। निधन कुशीनगर में। इस तरह से मिलान है, देख लीजिए कौन सा इसमें मैचिंग हो रहा है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, बी आंसर हो गया। 57 नंबर देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान जो है कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क के काल में जो हालांकि उस समय गौतम बुद्ध जिंदा नहीं थे, लेकिन जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में, तो कनिष्क के काल में कुंडलवन में हुआ था कश्मीर के। तो वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म 2 गुट में बट गया था, एक महायान शाखा और हीनयान शाखा। तो महायान शाखा वाले जो है बुद्ध को देवता मानने लगे और उसकी पूजा अर्चना करने लगे, ठीक है। ये है 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी आपका वैशाली में, वैशाली लिच्छवी जो आप कहते हैं, है ना, ये है। 59 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो ये है आपका अंगुत्तर निकाय में, है ना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है ना। 16 महाजनपद मतलब 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। 16 राजाओं का क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। उसमें से अंग है, मगध है, काशी है, कौशल है, वज्जी है। वज्जी में भी 8 राजा का संघ था जिसमें लिच्छवी भी आता है। मल्ल हो गया, चेदी हो गया, वत्स हो गया, कुरु हो गया, पंचाल हो गया, मत्स्य हो गया, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, है ना। गांधार तो अभी हो गया अब पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो, वहाँ पर उस समय का जो है उस एरिया जो है वो गांधार कहलाता है, ठीक है। तो दक्षिण का एकमात्र जो था आपका महाजनपद वो था अस्मक, ठीक, ये चीज़ है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कुमार गुप्त के द्वारा, ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म का दर्शन का ज्ञान वहाँ प्राप्त होता था, ठीक है। बौद्ध दर्शन अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, ठीक है। चीनी यात्री हुएनसांग भी यहाँ आया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था मध्यकालीन भारत में जो है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु सैनिकों की कमी ना हो इसके लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक
व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। ये प्राचीन में, ये मध्यकालीन का क्वेश्चन कहाँ से डाल दिया है यार। तो चलिए मिस्टेक्स हो गया होगा। 3 बातें निर्धारित थी, एक पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान, सैनिक उत्तरदायित्व, मतलब कि उस पदाधिकारी जिसका जितना ओहदा होता था उसी के आधार से वो सैनिक रखना पड़ता था, और ज़रूरत पड़ने पर सैनिकों के साथ जो है कहीं से युद्ध होना है तो सारे अधिकारियों को अपने अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचना पड़ता था। ठीक है, यही मनसबदारी व्यवस्था। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन है और कारण है। कथन है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व चौथी, ईसा पूर्व छठी, है ना, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। ठीक है, जो है वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, है ना, हर्यक वंश जिसको कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, पुराण के अनुसार तो बृहद्रथ वंश था, है ना, जरासंध का शासन था, ये है। 65 मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी जो थी सबसे पहले राजगिरी थी, गिरिब्रज जिसको कहते हैं, बाद में पाटलिपुत्र हुआ। तो दोनों आंसर हो सकता है। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो दोनों न थी, वैशाली भी एक बार राजधानी रहा है ना। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी की बात है तो प्रथम राजधानी तो राजगिरी था, तो राजगिरी ऑप्शन में नहीं है, तो पाटलिपुत्र। राजगिरी के बाद पाटलिपुत्र हुआ था, तो पाटलिपुत्र को आंसर मान सकते हैं या ई मान सकते हैं। ठीक है, ये है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? 67 नंबर। तो नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश का शासन आ गया था। घनानंद को पराजय किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश के अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, है ना। इस तरह से अंतिम राजा धनानंद था, और धनानंद को ही पराजित करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, चाणक्य के सहयोग से, है ना। इस तरह से 68 नंबर क्वेश्चन है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो वह है आपका विशाख दत्त के ग्रंथ में। विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का नंदराज का पुत्र माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन भी कहा गया है। वृषल मतलब नीचे कुल का जो है माना गया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख है, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक, है ना। ये भी विशाख दत्त के द्वारा ही रचा गया है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो मगध का जो है सिकंदर महान के समकालीन जो था वो धनानंद था। इनमें से जो भी ऑप्शन है उसमें से धनानंद। सत्तर देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? तो ये था बना लकड़ी का, है ना। बिहार के पटना के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार में जो है लकड़ी के कुछ महल का अंश मिले हैं। खुदाई में जो है लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं, है ना। इसमें स्पूनर महोदय का कहना है प्रकाश में लाने का श्रेय, अच्छा ये जो प्रकाश में आया स्पूनर के सहयोग से आया, स्पूनर महोदय के सौजन्य से। बुलंदी बाग से जो है आपका नगर के पर कोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजप्रसाद का मतलब होता है महल, घर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए। आइए अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का जो गठन है शिवाजी ने किया था, डी ऑप्शन हो जाएगा। शिवाजी के राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी। अष्टप्रधान के अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें से सबसे प्रमुख मंत्री जो होते थे वो पेशवा होते थे। पेशवा की तुलना अगर करना हो वर्तमान में
तो आप प्रधानमंत्री से तुलना कर सकते हैं। अब बाकी के मंत्री होते थे अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश। सुमंत नाम का जो मंत्री थे या अधिकारी थे अष्टप्रधान के अंतर्गत, तो वो विदेश विभाग को देखते थे, मतलब मराठा राज्य का अन्य राज्यों के साथ जो भी समझौता वगैरह करना हो तो है ना, ये सब तय करता था। ठीक है। पंडित राव मतलब दान विभाग और धन विभाग को देखता था। न्यायाधीश मतलब न्याय को देखता था। सेनापति सेना से संबंधित, युद्ध से संबंधित जो है मामलों को देखता था, प्रतिनिधित्व करता था। तो ये चीज है। तो ये शिवाजी के काल में, और सारे के सारे अष्टप्रधान जो है शिवाजी के प्रति जवाबदेह होते थे। तो ये आपको जान लेना चाहिए। किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। ये भी बात सच है कि जो ये अष्टप्रधान है इसको आप मंत्रिमंडल नहीं कह सकते हैं, नहीं कहा जा सकता है। ये जस्ट लाइक अभी के जो हर विभाग के जो प्रमुख सचिव होते हैं उससे आप तुलना कर सकते हैं, है ना। हेड बॉस शिवाजी हुआ करते थे। ठीक है, ये चीज है। इनसे जो है शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। यहाँ पर देखिए, है ना, इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था, सिर्फ परामर्श देता था। बाकी का निर्णय, अंतिम निर्णय करने का जो अधिकार था वो शिवाजी को ही था। भले सबको भार दे दिया गया था कि आप इस काम को देखिए, आप विदेशी विभाग को देखिए, आप सेनापति विभाग को देखिए, सैन्य विभाग को देखिए, लेकिन अंतिम निर्णय शिवाजी के द्वारा ही लिया जाता था। ठीक है, ये चीज है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो मौर्य, वैसे कौन मौर्य राजा हुए जो दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों एवं जैन एवं तमिल साक्ष्यों से भी जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र विजय प्राप्त की थी, वो भी कलिंग विजय, और उसके बाद तो उनका हृदय परिवर्तन ही हो गया था। तो इससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि अशोक तो वहाँ दक्षिण भारत में विजय नहीं कर सकते हैं, लेकिन विजय हुई थी, ये बात सच है, दक्षिण भारत की विजय। तो किसने किया होगा? तब जाकर के पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इस विजय को, दक्कन की विजय को प्राप्त किया है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दक्षिण की विजय का श्रेय हम चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना चाहेंगे, है ना, देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है। मतलब अशोक के जो पिताजी थे बिंदुसार, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। तो बिंदुसार भी ज़्यादा जो है अपना क्षेत्र विस्तार नहीं किया था, ज़्यादा क्षेत्रों को नहीं जीते थे, तो उनको भी उनके लिए भी यह मान लेना कि वह दक्षिण को विजय किए थे तो वो भी संदिग्ध है। अशोक तो सिर्फ कलिंग विजय की, उसके बाद तो हृदय परिवर्तन ही हो गया, तो वो उनके बारे में भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने दक्कन का विजय किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अंतिम समय में दक्षिण में ही जाकर के अपना जो है निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये चीज है। 73 नंबर देखिए, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो कौन सा अभिलेख है जिससे यह प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था? पश्चिम भारत कहने का मतलब यह है कि गुजरात वाला एरिया, है ना, गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र और महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी उनका प्रभाव था। तो किससे पता चलता है? तो अशोक का गिरनार अभिलेख से। गिरनार कहाँ पर है? तो जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहाँ है? तो गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ पर जो है गिरनार अभिलेख से भी यह जानकारी मिलती है कि जो है मौर्य शासन का दबदबा वहाँ पश्चिम भारत में भी था। अब देखिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार नहीं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होता है कि मौर्य प्रशासन का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत में भी था। अब रुद्रदामन कौन था? तो ये शक शासक था, विदेशी शक, जो 5 गुट में आए थे उनमें से एक गुट था, है ना, और उसमें से रुद्रदामन भी थे, शक शासक रुद्रदामन। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त, वहाँ के एक स्थानीय शासक थे पुष्यगुप्त, वहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी। और पुष्यगुप्त सुदर्शन झील बनवाया था, लेकिन इनके लिए जो फाइनेंस किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसलिए कहा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही करवाया गया है। भले वहाँ के स्थानीय शासक के योगदान से बना है, मतलब उनके पुष्यगुप्त के ये से, ठीक है, लेकिन इनमें श्रेय जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है सुदर्शन झील को बनाने का। ठीक है, तो ये चीज है आपका। बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर
तुसास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। तुसास्प नाम के एक गवर्नर थे, बाद में वहां पर गए थे, तो उन्होंने क्या किया, इसी जलाशय से बहुत सारे नहर का निर्माण करवाया। इस है ना, इस प्रांत को आनर्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया, है ना। वो जो क्षेत्र था उसको सुराष्ट्र कहा गया, वही बाद में सौराष्ट्र बन गया। इससे पश्चिम भारत का चंद्रगुप्त के आधिपत्य का जो है प्रमाण मिलता है ना, ये चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें से कौन ऐसा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो था श्रीलंका। श्रीलंका से भले रिलेशन बड़ा अच्छा था अशोक का, है ना, अपने पुत्र और पुत्रियों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वहां भेजा भी था, लेकिन इनका जो अपना दबदबा था अफगानिस्तान तक फैल चुका था, है ना। बिहार में तो था ही पूरा, कलिंग तो विजय ही प्राप्त कर लिया था पूरा का पूरा। कलिंग मतलब उड़ीसा का पूरा क्षेत्र, तो ये पूरा क्षेत्र था, लेकिन श्रीलंका पर उनका दबदबा नहीं था, है ना, साम्राज्य में, उनके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, चलिए 75 नंबर, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध संगति जो है अशोक के, है ना, मौर्य सम्राट अशोक के काल में कौन से बौद्ध संगति हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में हुई थी। ठीक है, यही चीज पूछा जा रहा है ना। और अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तिस ने किया था। ठीक है, और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दीपवंश और महावंश के अनुसार। दीपवंश महावंश क्या है? तो श्रीलंका में जो है इस तरह की कुछ कृतियां हैं और अनुसूरितियां हैं, तो उससे हमको जानकारी मिलती है कि अशोक के काल में बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। 76 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? तो अशोक का जो शिलालेख है पूरे भारतवर्ष में, उनका जहां जहां तक साम्राज्य विस्तृत था वहां पर जो है वहां इनका शिलालेख मिला है ना। कुल जो है 8 स्थानों से उनका कुल जो है शिलालेख मिला है। उनका जो लेख हुआ करता था अभिलेख, वो 3 तरह के अभिलेख थे, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख का मतलब होता था कि सील पट पर कुछ न कुछ शासन प्रशासन से संबंधित बातों को जो है लिखवाया जाता था, है ना, आदेश अनुदेश सूचना ये सब। स्तंभ लेख का मतलब होता है स्तंभ खड़ा करके उस पर कुछ कुछ कृतियां बनाई जाती थी और उस पर कुछ कुछ लिखा जाता था, है ना, कुछ, है ना, याद स्वरूप, है ना। इसलिए गुहा लेख का मतलब होता था कि जो पहाड़ों को काट करके गुफा बनाना और गुफा में ही के दीवारों पर कुछ कुछ चित्रित करना, कुछ लिखना, है ना, इस तरह का गुहा लेख कहा गया। तो तीनों तरह के जो लेख हैं, तीनों तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, इनके अशोक के काल के बहुत सारे मिले हैं। शिलालेख जो कुल मिले हैं वो 14 मिले हैं, स्तंभ लेख जो मिले हैं वो 7 मिले हैं, गुहा लेख तो बहुत मिले हैं, जैसे बराबर की पहाड़ियों में, है ना, सुदामा, कर्ण चौपार, ये सब मिले हैं। ठीक है, तो ये बात है। अब देखिए जो भिन्न भिन्न स्थानों से जो ये स्थान पर जो मिले हैं, जहां से ये शिलालेख मिले, मतलब 8 स्थानों से मिले हैं। शाहबाजगढ़ी, ठीक है ना, इनके अभिलेखों का विभिन्न 3 वर्गों में किया जाता है और ये सारे अभिलेख जो है कुल मिलाकर के 8 स्थानों से मिला है। शाहबाजगढ़ी से, मनसेहरा से, कालसी से, गिरनार से, धौली से, जौगढ़ से, अर्रगुडी से, सोपारा से। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा जाता था, जो कि ब्राह्मी लिपि में, अधिकांश अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। कुछ अभिलेख जो है उनका जो है अरमाइक में और खरोष्टी में भी लिखा गया है। ठीक है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा का जो अभिलेख है वो आपका लिपि उसकी ब्राह्मी है, नहीं खरोष्टी है, लिपि ब्राह्मी ना होकर के खरोष्टी है। ठीक है, तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो कि अभी के आप पाकिस्तान में पड़ता है, तो उसमें जो लिपि का प्रयोग हुआ था वो तो खरोष्टी। ठीक है, तक्षशिला में जो शिलालेख मिला है अशोक के काल का, वो अरमाइक लिपि में लिखा गया था। तो इन 3 अभिलेखों को छोड़ करके बाकी जितना भी अभिलेख अशोक का मिला है सभी के सभी ब्राह्मी लिपि में ही मिला है। अब देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो प्राचीन भारत की कौन सी ऐसी लिपि थी जो दाहिने से बाएं भी लिखी जाती थी और बाएं से दाएं भी लिखी जाती थी? तो ये थी आपकी खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत की खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन,
कनिंघम भी जानते हैं, जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे, मतलब पुरातत्व विज्ञानी थे, है ना। ये सब विद्वानों को है ना, इनका जो श्रेय जाता है इनके खोज का, इन विद्वानों को, मैसन को, प्रिंसेप को, कनिंघम को। 78 नंबर देखिए, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का जो नीति है उसका मूल संदेश क्या है, ये बताना है। तो अशोक का धम्म का मतलब ये है कि जो है अशोक का धम्म का अर्थ है नैतिक संहिता, मतलब नैतिक आधार पर शासन को चलाना। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख में के माध्यम से संदेश देता है, मतलब अपना जो 14 शिलालेख है, 14 शिलालेख में से दूसरा और 7वां नंबर शिलालेख में इस तरह की बातों का संदेश देता है ना। क्या संदेश देते हैं वो? तो देते हैं कि अपसिनवे बहुकायाने दयादाने सचे सोचिए मादये सधवे च, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दान दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्र से रहना, मतलब पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना, ये सब जितने भी क्वालिटी हैं, गुण हैं, इथिक्स वाला गुण जिसको कह सकते हैं, नैतिकता वाला गुण, ये इस नैतिकता वाले गुण के साथ जो है रहना और शासन प्रशासन को चलाना, यही उनका धम्म की नीति थी। ठीक है ना, यही उनका धम्म का मतलब था, है ना। तो ये है अशोक धम्म को मूल संदेश में शांति और अहिंसा को बड़ा सम्मान दिया, शांति और अहिंसा को जो है सम्मान दिया। तो बी आंसर होना चाहिए। बड़ों का सम्मान भी होना चाहिए, राजा के प्रति वफादारी, ये सब नैतिकता वाला बात है। धार्मिक सहनशीलता, मतलब सहिष्णु होना चाहिए। तो सारा आंसर है, इसलिए ई आंसर हो जाएगा। ठीक है। 79 नंबर देखिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू स्तंभ है, भाब्रू, है ना। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदस्सी जो है, पियदस्सी लाजा मगधम संघम अभिवादेतुनम आहा आपवाधतचम, इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। तो आपको पूछा जाएगा कि अशोक का कौन सा अभिलेख यह बतलाता है कि अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या बौद्ध धर्मावलंबी थे? तो यह भाब्रू अभिलेख बताता है। ठीक है, भाब्रू स्तंभ लेख अभिलेख बताता है। ठीक है, समझ गए? ये है 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो अशोक जो है अपने शिलालेखों में सामान्यतः, ज़्यादातर अभिलेखों में जो है वो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। कुछ अभिलेख में अशोक नाम भी मिला है, जैसे मास्की के अभिलेख में, इस तरह से। अब देखिए जो है अशोक के अभिलेख में सर्वत्र उन्हें देवनाम प्रिय, है ना, देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, है ना, इस तरह का नाम पाया गया है, देवनाम प्रियदर्शी। इस तरह से राजा आदि उपाधियों का नाम मिला है। पुराणों में उनका नाम क्या मिला है? अशोक वर्धन। ठीक है, अब मास्की अभिलेख में उसका नाम अशोक मिला है, ये चीज है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो अर्थशास्त्र एक रचना है, किसकी? तो कौटिल्य की, मतलब चाणक्य की। तो कौटिल्य की जो रचना अर्थशास्त्र है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है इसमें। वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है ये, अपितु यह राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। मतलब इसके जैसा और कोई ग्रंथ, अद्वितीय का मतलब यह हुआ कि इसके जैसा और कोई दूजा नहीं, है ना। तो राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक गुण, राजनीतिक ज्ञान, है ना, कैसे एक देश को दूसरे देश से मिलना चाहिए, कैसे समझौता करना चाहिए, कैसे शासन करना चाहिए, शासन प्रणाली क्या हो, कैसे हो, है ना। तो इस तरह की बातें अर्थशास्त्र में जिक्र की गई है ना। ये है आपका राजनीति शास्त्र, एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से भी की जाती है। अर्थशास्त्र की जो तुलना है, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से। तो मैकियावेली भी एक राजनीतिक विज्ञानी थे, राजनीतिक विशेषज्ञ, राजनीतिक शास्त्र के विशेषज्ञ थे। तो वो उनकी रचना है प्रिंस, तो प्रिंस से इनकी तुलना की जाती है, राजनीति शास्त्र प्रिंस। ठीक है,
82 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की, वो है आपका शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ठीक है, ये चीज तो जान ही गए हैं। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? जैसा हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में जो है यहाँ पर कौन रहते थे? तो मेगास्थनीज रहते थे। तो मेगास्थनीज ने यहाँ रहते हुए एक यहाँ के जो चीज़ उन्होंने देखा वो उन्होंने अपने डायरी में लिखा और वही एक इंडिका का रूप ले लिया। इंडिका का रचना उन्होंने कर दी, इंडिका नाम का पुस्तक। ठीक है, तो मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में क्या देखते हैं, क्या लिखते हैं कि यहाँ के समाज जो है 7 श्रेणियों में विभाजित है। उसमें से वो कहते हैं कि एक सबसे पहला स्थान दार्शनिक का है ना, फिलोसफर। दूसरा कृषक है, तीसरा पशुपालक है, चौथा कारीगर भी यहाँ पाए जाते हैं, योद्धा भी पाए जाते हैं, युद्ध लड़ने वाले, और निरीक्षक भी पाए जाते हैं, और 7 सभासद भी पाए जाते हैं। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा को प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करते हैं, मतलब यहाँ गुलामी नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ पर गुलामी नहीं है, कोई किसी को गुलाम नहीं बना के रखा हुआ है। फिर कहते हैं मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, ठीक है, और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। ये भी बात उन्होंने कही कि ये तो समाज की ही बात है, कोई व्यक्ति अपने जाति से अलग होकर के विवाह नहीं करता था, और अपनी जाति का जो कार्य निर्धारित था वो वही कार्य करते थे। इस तरह की बात उन्होंने इंडिका में लिखी है। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किसमें? तो ये किया गया मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अभी जस्ट हम लोगों ने इस पर चर्चा किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 85, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? अब देखिए ये जो रचना है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये इसका लेखक का नाम ही नहीं पता है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन जो है रचना है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इस रचना में क्या है कि रोमन साम्राज्य से जो भारत की व्यापार होती थी समुद्री मार्ग से, जलीय मार्ग से, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ के लोग, यहाँ के समाज, जो है यहाँ की व्यवस्था है ना के बारे में भी जानकारियाँ मिल जाती है। लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक, मतलब बिना नाम का, उनका नाम ही नहीं पता है, उन्होंने इस बात को जो है लिखा है। तो वही जो है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नाम का एक रचना का रूप ले लिया। ठीक है, भारत से आयात और निर्यात के बारे में, जो भी वस्तुएं आयात निर्यात होती थी उनके बारे में पूरा एकदम डिटेल्स में जानकारी है उसमें, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। आपको एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन सी रचना जो है लेखक का नाम नहीं है, किस रचना के जो है लेखक के नाम नहीं है, तो यही पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है, या एक पूछ देगा कि इस रचना को किसने लिखा, नाम दे देगा, है ना, और उनमें से देगा इनमें से कोई नहीं, या कोई नाम ही नहीं देगा, कोई नहीं लिखा, या नाम रहित, इस तरह से। 85 नंबर देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है ये भी हो जाएगा। अच्छा, ये तो डिस्कस हो ही गया। 86 देखिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र में जो नगरीय प्रशासन का जो उल्लेख मिलता है कि नगर के अंदर कैसे प्रशासन चलता था, इसके बारे में जानकारी हमको इंडिका से मिलती है, मेगास्थनीज के इंडिका से। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। एक नगर परिषद बनता था पाटलिपुत्रा में 30 सदस्यों का, और उसमें जो है 6-6 सदस्यों का 5 गुट बांट दिया जाता था, और सभी को अलग अलग कार्य सौंप दिया जाता था। ठीक है, और जो उस समिति में पदाधिकारी होते थे उनको एस्टिनोमोई कहा जाता था। 87 देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो है राजधानी जो बनाया वो बनाया आपको उदयन ने, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य दिया है। उदयन होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो आपका तो वह पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन की नदी के संगम पर हर्यक वंश शासक उदयन ने की थी। अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र भी स्थानांतरित उन्होंने ही किया था।
विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को माना जा सकता है। ठीक है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो है व्यापक पैमाने पर जो किया था, बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन जो है, इसमें ऑप्शन दिया है विम कदफिसेस, जो कि सही नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं विम कदफिसेस जो है, जो कि हिंद यूनानी शासक थे, और वो पहले सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, ये श्रेय उनको जरूर जाता है। ठीक है, तो ये है आपका। लेकिन सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने का अधिक जो श्रेय जाता है वो गुप्त साम्राज्य को जाता है, गुप्त काल में जाता है। और शुद्ध की बात अगर करें तो कनिष्क को जाता है, कुषाण काल में। तो कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा को प्रचलन में प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुषाण शासक विम कदफिसेस कुषाण से रिलेटेड थे, हिंदू यूनानी नहीं। हिंदू यूनानियों ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्का को यहाँ जारी किया, और कुषाणों ने सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के को जारी किया, और गुप्तों ने सर्वाधिक सिक्कों को जारी किया। ये आप समझ सकते हैं। और 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कब फली? तो कला की जो एक शैली है गंधार कला शैली का मतलब होता है कि अपने तौर तरीका कला का, है ना, रूप रंग कला का, जो कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसका अपने तौर तरीका परंपरा के अनुसार चला आ रहा होता है, तो वह शैली कहलाता है। तो गंधार शैली का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तो यह है कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में जो है गंधार शैली का विकास हुआ। उस समय क्या है कि दो शैलियों के मिलने से गंधार शैली का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा शैली है? दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गंधार शैली और मथुरा शैली। ठीक है, तो ये गंधार शैली का जो विकास हुआ ना, तो वो हुआ कि जैसे हिंद यूनानियों की कला और भारत की जो अपनी उस समय की कला थी, दोनों कला मिल करके बना था गंधार कला। ठीक है, गंधार शैली। ठीक, तो कनिष्क के काल में दो तरह के नए कलाओं का विकास हुआ था, एक गंधार शैली का, दूसरा मथुरा शैली का, है ना। तो हर कला शैली में अलग अलग जो है यूनानी प्रभाव था इस गंधार कला में। हर कला शैली में जो है अलग अलग तौर तरीके होते थे। जैसे मूर्ति बनाना है तो मूर्ति बनाने का भी तरीका अलग होता था, उसका चेहरा कैसा बनाना है, हाथ कैसे बनाना है, पैर कैसे बनाना है, वस्त्र उस पर कैसे धारण करवाना है, इस तरह का हर शैली का अपना अपना अलग तरीका होता है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, है ना, कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्षता किए थे, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है। अब ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको कि बहुत सारा प्रश्न जो है रिपीट होता रहता है। ठीक है, पीपीएससी में ही पूछा गया है, देखिए रिपीट करके ही पूछा है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश जैसा कि जानते हैं जो है ये ब्राह्मण वंश था। तो शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश का जो है राज हुआ था। कण्व, वासुदेव के द्वारा कण्व वंश की स्थापना की गई थी, है ना। वासुदेव जिस नवीन वंश की स्थापना नींव डाली थी उसे कण्व या कण्वायन वंश भी कहते हैं। यह ब्राह्मण वंश से संबंधित था। शुंग और कण्व दोनों ब्राह्मण वंश थे। ठीक है, तो ये है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा था किससे? तो राजा खारवेल तो कलिंग से जुड़ा हुआ था। तो खारवेल के बारे में जो जानकारी मिलती है, कलिंग राजा के बारे में जो जानकारी मिलती है खारवेल के बारे में, वो हाथी गुम्फा अभिलेख से ही जानकारी मिलती है। और यही एक ऐसा अभिलेख है जिसमें तिथि रहित है, मतलब तिथि का जिक्र ही नहीं है कि कब यह अभिलेख उत्कीर्ण किया गया था, कब बनाया गया था। ठीक है, और कलिंग का चेदी शासक, चेदी वंश से बिलोंग करते थे ये खारवेल, और महामेघवान वंश भी इसको कहते हैं, है ना। ये तरह का है चेदी वंश। खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राट में से एक थे, और ये जैन के अनुयायी थे, जैन को मानते थे, बौद्ध को नहीं मानते थे ये। ठीक है, उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूर स्थित है उदयगिरी पहाड़ी। वहीं पर हाथी गुम्फा अभिलेख जो है मिला है, जो कि तिथि रहित है, तिथि नहीं है उसमें। तिथि रहित का मतलब क्या हो गया? तिथि का जिक्र उसमें नहीं है। खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने और उसके कार्यकलाप, शासन की घटनाएं से संबंधित सभी जानकारी उस अभिलेख में मिलती है। अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है।
93 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? देखिए, गुप्त काल तक जो है आपका मगध साम्राज्य फलता फूलता रहा, लेकिन गुप्त काल के अंतिम समय में यह जो है जीर्ण होता चला गया, मतलब खत्म होता चला गया। नगर जो है वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो गए। क्रमिक तौर पर धीरे धीरे संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले बहुत ही फलता फूलता था, समृद्ध था, जो है वो धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगे, है ना। वो अपना रौनक त्याग दिया अपना, है ना, जो है जो भी चहल पहल था, वो जो शहर थे, वो नगर अपना सारा रौनक त्याग दिया। ठीक है, ये पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया, है ना। जब ह्वेनसांग आए थे, ह्वेनसांग कब आए थे? तो हर्षवर्धन के काल में, तब तक वो जो है पाटलिपुत्रा एक गांव का रूप धारण कर लिया था, नगर से, है ना, पतन हो गया उसका। मथुरा भी जो है मथुरा नगर का भी पतन हो गया। कुम्भरार जो कि पटना में पड़ता है, उसका भी पतन हो गया। सोनपुर, सहगोरा, उत्तर प्रदेश के गंगा घाटी में अनेक महत्वपूर्ण नगर जो कि ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत होते हैं, जिसके ह्रास के ही मतलब पतन के प्रमाण मिलते हैं। तो गुप्त काल के बाद जो है नगरों का पतन हो गया, और ये लोग गुप्त काल के लोग जो हैं पाटलिपुत्रा से राजधानी को उधर शिफ्ट, यूपी की तरफ शिफ्ट करने लगे ये लोग, है ना, धीरे धीरे ये चीज़ है। तो मगध साम्राज्य का जो है धीरे धीरे शिफ्टिंग हो गया उधर, ये चीज़। 94 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था? अब जो है गुप्त काल में कुछ बंदरगाह थी जो कि व्यापार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। तो कौन कौन से बंदरगाह है गुप्त काल में? तो बंगाल में था ताम्रलिप्ति। मान लीजिए ये आपका इंडिया है, तो यहाँ पर बंगाल है, तो बंगाल के पास यहाँ पर ताम्रलिप्ति था, ठीक है, जो है। उसके बाद देखिए, जहाँ से उत्तर भारत के एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ से जो है उत्तर भारत का ये जो पूरा एरिया है, यहाँ के सभी वस्तुओं, और इधर दक्षिण पूर्वी एशिया का या विश्व का जो दक्षिण पूर्वी एशिया का जितने भी देश थे, है ना, उन सारे देशों से व्यापार होता था, ठीक है। इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, है ना, ये सब देशों, सिंगापुर, ये सब से, ठीक, चीन वगैरह, ये सब से व्यापार होता था। अब बाकी इस साइड में जो आपका जो है गुप्त काल में था, एक भरूच में था, गुजरात के भरूच में बंदरगाह था। उसके बाद देखिए बंदरगाह भृगु कृच्छ मतलब भरूच, पश्चिमी देश समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण, कर्नाटक के पास यहाँ कल्याण में था। और उसके बाद है कैम्बे, ठीक है, में भी था, ठीक है, बॉम्बे नहीं होगा, कैम्बे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बंदरगाहें पश्चिमी तट पर भी था। पश्चिम भारत में ये था जो है आपका, और पूर्वी में ये था ताम्रलिप्ति। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? मंदिरों और ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान में जो दिया था, ये सबसे अधिक गुप्तों ने दिया था, ठीक है। और ये प्रचलन जो शुरुआत की थी, सातवाहनों ने की थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो गुप्त वंश के द्वारा जो है मंदिरों में और ब्राह्मणों को बहुत अधिक दान में दिया गया है, जो है, ठीक। उसके बाद आ जाइए आपका 96 नंबर क्वेश्चन, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की जो दर थी वो थी उपज का 6ठा भाग। जितना उपज होता था उसके 6ठे भाग कर के रूप में वसूल लिया जाता था, ठीक है। तो राजा को देना पड़ता था जो भी उपजाते थे वो, है, ठीक है। ये भूमि कर को क्या कहा जाता था? वो गुप्त काल में उद्रंग कहा जाता था या भाग कर कहा जाता था, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो भागवत संप्रदाय के विकास में जो है देन कहिए तो ये गुप्तों की थी, गुप्त साम्राज्य की। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में ही हुआ है ना। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। विष्णु का वाहन गरुड़, विष्णु के वाहन होते हैं गरुड़ को गुप्त शासकों ने अपना राज चिन्ह बनाया था, ठीक है। तो इससे यही प्रमाण मिलता है कि उन्होंने गुप्तों ने
जो है विष्णु के उपासक थे, मतलब वैष्णव धर्म को मानते थे। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। देखिए उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिसको विक्रमादित्य भी कहा गया है, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में या उन्हीं के काल में एक आर्यभट्ट नाम के व्यक्ति भी थे, जो कि अपने पटना के ही थे, पटना के कुसुमपुर के। ठीक है, तो उनकी जो है आर्यभट्टम रचना थी, उन्हीं में उसी रचना में उन्होंने यह बात कही थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, जिसके कारण जो है दिन और रात होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। देखिए उस समय इन्होंने अनुमान कर दिया था, बाद में यह प्रमाण भी हो गया। तो आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, 99, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? औषधि मतलब जड़ी बूटी का दवाई ववाई, है ना, के क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो कौन है इसमें? तो इसमें से जो है आपका कोई नहीं होगा, ई आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए, सुश्रुत शल्य क्रिया का जनक माना जाता है, मतलब ऑपरेशन का डॉक्टर, लेकिन ये गुप्त काल के नहीं है। ठीक है, काशी के रहने वाले थे, इनका 600 ईसा पूर्व में माना जाता था। 600 ईसा पूर्व कहाँ, गुप्त काल, बहुत दिन का फासला है, गुप्त काल ईस्वी में है और ये 600 ईसा पूर्व की बात है। मतलब महाजनपद काल, बिंबिसार हर्यक वंश के आसपास का बात है, ये बिंबिसार के काल का बात है सुश्रुत। ठीक है, और सौनक जो है ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। ये सौनक जो ऑप्शन में दिया गया है, ये ऋग्वेद काल में जो है एक ऋषि थे, है ना। सौमिला गुप्त कालीन नाटककार थे। ये सौमिला गुप्त काल में जरूर थे, लेकिन ये नाटककार थे, नाटक लिखते थे। कालिदास भी गुप्त काल में ही थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, लेकिन ये भास और कविपुत्र के साथ याद किए जाते हैं और ये जो है रचना वगैरह लिखते थे, साहित्यकार कह सकते हैं ये। तो इनमें से कोई जो है विकल्प नहीं है। 100 नंबर देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, और वो जो है जो ज्ञान प्राप्त किया था वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय, 629 में जो है वो चीन से चला था इंडिया के लिए, और जो है वो 637 में वो नालंदा विश्वविद्यालय गया और वहाँ पर कुलपति उस समय थे शीलभद्र, है ना। तो वहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास करके योग शास्त्र का अध्ययन किया और बौद्ध दर्शन का भी ज्ञान लिया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, है ना, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। कांची अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया था, दोबारा भी आया था उन्होंने, ये चीज़ है। ह्वेनसांग 101 नंबर, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ह्वेनसांग ने अपनी रचना में यह बात का जिक्र किया है कि जो है भारत में कुछ नगर थे जहाँ पर सूती कपड़े का जो है सबसे अधिक सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, वो था मथुरा। ठीक है, मथुरा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगर था, इंडस्ट्रियल एरिया था। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है, मतलब कौटिल्य का अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इस जो है इसके सूती वस्त्र और उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थी। मतलब बड़ी मतलब नहीं होता है कि क्वालिटी, बस सबसे अच्छा क्वालिटी निकलता था मथुरा से सूती वस्त्र का। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की थी। लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजा कर रखी जाती थी, ये बात है। 102 नंबर देखिए, कवि बाण भट्ट निवासी थे कहाँ के? तो बाण भट्ट जो निवासी थे वो अपने पटना के ही निवासी थे, लेकिन वो किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये पाटलिपुत्र के क्षेत्र के निवासी थे और इनकी रचना का नाम है हर्षचरित। जिनके दरबार में रहते थे उनका चरित्र लिखा इन्होंने। कादम्बरी भी इन्हीं की रचना है और चंडी शतक भी इन्हीं की रचना है। तो बाण भट्ट की रचना हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक। अगला क्वेश्चन देखिए 103 नंबर, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? इत्सिंग भी चीनी यात्री था। ये जो बिहार का भ्रमण किया ये किया
ये उपरोक्त में से कोई नहीं। 671 या 672 में उन्होंने सिंह चीनी यात्री जो है बिहार का भ्रमण किया। तो ये ऑप्शन में नहीं है कोई 671 72। सबसे लास्ट में यही आया चीनी यात्री, बौद्ध भिक्षु जो चीनी यात्री था वो। तो आप जो है कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ ये आया था 671 72 में, है ना, के साथ बौद्ध अवशेषों को देखने के लिए आया था और उससे संबंधित कुछ शिक्षा ग्रहण करने, जानकारी जुटाने के लिए आया था। पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया था वह। दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था यह। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, ठीक है, ज्ञान जुटाया, जानकारी जुटाया। 693-94 में लगभग सुमात्रा होता हुआ चीन लौट गया। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, गुप्त शासक है, आप ये चंद्रगुप्त मौर्य मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, ठीक है। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय बना भी नहीं था जब ये फाहियान आया था। नालंदा विश्वविद्यालय तो बाद में कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद के शासक हैं, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे, गुप्त शासक कुमार गुप्त। वैनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक शक्रादित्य थे, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई। और शक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त से की जाती है। 415 से 455 ईस्वी में इनका शासन रहा, ठीक है। इन्हीं शासनकाल के दौरान, अपने शासनकाल के दौरान ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की, ठीक है, और कुछ गांव दान में दिए उसके संचालन के लिए। कुमार गुप्त की प्रसिद्धि उपाधि जो थी महेंद्रादित्य भी था। तो शक्रादित्य, महेंद्रादित्य और कुमार गुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। 106 नंबर देखिए, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? तो ये जावा के सुमात्रा से, जावा और सुमात्रा से भी जो है संपर्क थे बिहार के। प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से भी था। जावा सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया, वर्तमान के इंडोनेशिया में। वहाँ पर जो है कुछ शासक थे, शैलेंद्र वंशी शासक थे। शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव की जानकारी मिलती है। जैसे पाल वंश के शासक देवपाल बौद्ध अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। से जो है लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। किनको? देवपाल को। क्यों कहा गया है? उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दे दिया था। हुआ क्या था कि सुमात्रा, जावा से जो भी बौद्ध भिक्षु आते थे भारत, बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग जो यहाँ आते थे, तो यहाँ रहने के लिए उनको आश्रय स्थल नहीं मिलता था। तो वहाँ के शासक, है ना, बलपुत्र देव ने, शैलेंद्र वंशी शासक ने यहाँ के शासक देवपाल से अनुरोध किया कि आप कुछ जमीन दे दें तो अपने भिक्षुओं के लिए मैं वहाँ एक विहार बना दूँ। विहार मतलब रहने ठहरने का घर, आश्रम बना दूँ। तो फिर देवपाल ने ये बात मान ली और उनको कुछ जमीन, गांव दान में दे दिया। और वहीं पर जो है दान में मिली जमीन पर बलपुत्र देव ने कुछ अपने बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है विहार का निर्माण करवाया। 107 नंबर देखिए, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो वही बलपुत्र देव। स्वर्ण भूमि के नाम से अभी के इंडोनेशिया जो है ये स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था पहले, और उसी के वहाँ पर राज था शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव का। उन्होंने यहाँ के शासक देवपाल से अनुरोध किया था और वह जो है फिर अनुरोध मान लिया गया और फिर जाकर के 5 गांव दान में दिया और वहीं पर बौद्ध विहार बनाया। बौद्ध विहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं या बौद्ध साधुओं के रहने का आश्रय स्थल। 108 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण जो थे वो मुसलमान का आगमन, तो बख्तियार खिलजी आया और वह बिहार के जो है 1202 से 1204 के आसपास में जो है नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के को जो है तहस नहस कर दिया, है ना, ये है। उसके बाद 109 नंबर देखिए, खजुराहो
मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे कौन? तो चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो का मंदिर का निर्माण किया गया था। ये 950 से 1050 के बीच में इस जो है खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है खजुराहो के मंदिर में, वो सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है। 110 नंबर देखिए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र या विक्रमशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला महाविहार, कुछ भी कहिए, है ना, के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला महाविहार के संस्थापक धर्मपाल थे। धर्मपाल पाल शासक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इनका अवशेष अभी भी वहाँ पर है। स्थापना पाल वंश शासक धर्मपाल ने की थी। ठीक है, ये चीज़ है। अगला देखिए 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य का मतलब है कि दक्षिण भारत में जो जिन साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ चोल, चेर, पांड्य के शासन काल में, उसको हम संगम साहित्य कहते हैं। अब इसमें जो है निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो संगम साहित्य में उल्लेख कदम्ब वंश का नहीं है, बाकी चोल, चेर, पांड्य ये तीनों वंश का उल्लेख उसमें मिलता है। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में मतलब चोल, चेर, पांड्य युग में। अब चोल भी दो तरह का है, एक मध्यकालीन चोल और एक प्राचीन चोल। ठीक है, तो प्राचीन चोल की ये बात हो रही है। संगम साहित्य में जो उल्लेख है वो प्राचीन चोल की बात हो रही है ना। तो संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? तो ये था आपका कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास का व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरयूर। उरयूर नाम का एक शहर था, नगर था। ठीक है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित है, कावेरी नदी के तट पर उरयूर, है ना। और ये उरयूर जो है ये चोलों की राजधानी थी, चोल साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर जो है कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो है विशाख दत्त। और इसी मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। उनके बारे में जानकारी मिलती है कि वह नीचे कुल के थे, कुलहीन थे, वृषल थे, है ना। धुंधीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखा है। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है चंद्रबरदाई हैं। और चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे ये चंद्रबरदाई। और इन्हें चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की, है ना। उनका बायोग्राफी लिखा पृथ्वीराज तृतीय का। 115 देखिए, स्वप्न वाशव दत्त के लेखक कौन है? तो स्वप्न वाशव दत्त के लेखक जो हैं वो है भास, है ना। भास, महाकवि भास, कालिदास की तरह ही ये भी महाकवि थे। जो है महाकवि भास ने 13 नाटक इनका मिला है। 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया। इन नाटकों के नाम इस तरह से हैं, प्रतिज्ञा योगंधरायण, ठीक है। दूसरा है स्वप्न वासव दत्त, ये भी उनका नाटक ही था। उरुभंग, दूतावक्य, पंचराज, बालचरित, दूत घटोत्कच, ठीक है, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, इस तरह से प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त। चारुदत्त इसमें से महत्वपूर्ण नाटक जो है इनका, ये मैं बता देता हूँ। संजोग है कि जो है संभावना है कि पूछ सकता है कि चारुदत्त किनकी नाटक है? तो भास की। और इसमें बालचरित ये इम्पोर्टेंट है, चारुदत्त इम्पोर्टेंट है, उरुभंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्वप्न वासव दत्त इम्पोर्टेंट है। ये 4 गो नाटक उनका बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अभिषेक नाटक ये भी आप कह सकते हैं, तो भास का है। 116 नंबर देखिए, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभवम ये जो भी महाकाव्य है ये लिखा है कालिदास ने। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की है। इसमें 17 सर्ग हैं, है ना। सर्ग मतलब उसका खंड है, चैप्टर कह सकते हैं। इनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय का जन्म का वर्णन मिलता है ना। कुमार संभवम में कार्तिकेय का जन्म का विवरण मिलता है।
117 नंबर देखिए, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है ना। प्राचीन भारत में जो व्यापारिक मार्ग थे, जो विदेशों से व्यापार होते थे अन्य अन्य देशों से, ये जो है इनमें से कौन मौन है, कौन साहित्य नहीं बताता है ऐसा, तो ये है आपका मिलिंद पन्हो, है ना। तो इसमें देखिए पहली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन और लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। हिंद यूनानी शासक जो कि विदेशी थे, जब वो आए थे यहाँ पर तो यहीं के रह गए, और फिर वो जो है और नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में प्रश्न और जवाब का वार्तालाप हुआ, और उसी की जो रचना है प्रश्न और जवाब का, उसी को मिलिंद पन्हो कहते हैं। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो मिनांडर राजा थे और नागसेन के प्रश्न और उत्तर का जो जिक्र है वही मिलिंद पन्हो है। ठीक है, ये है। बाकी प्राचीन व्यापारिक मार्गों पर जो है खुल करके बात किया गया है संगम साहित्य में भी। जातक कहानी मतलब बौद्ध से संबंधित है कहानियों में। ठीक है, मिलिंद पन्हो में इस तरह का चर्चा नहीं है, सिर्फ सवाल जवाब का जिक्र है। 118 हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित का जो है रचना बाण भट्ट ने किया, है ना। ये है हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाण भट्ट ने की है। यह वर्धन वंश के इतिहास के प्रमुख स्रोत है ना। ये इसमें जो लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्ति का वर्णन किया है, मतलब हर्ष के पूर्वजों का भी बायोग्राफी को उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने लेखन में, हर्षचरित में। ठीक है, और हर्ष का तो किया ही है। तो बाण भट्ट उनके दरबारी कवि थे, है ना, हर्ष के। चोल देखिए, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है ग्राम पंचायतों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था। ग्राम शासन जो है बड़ा अच्छा था उनका चोल शासन में। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं की संचालन में परिलक्षित होती है। स्वायत्त शासी मतलब खुद का एक शासन प्रणाली ग्राम स्तर पर ये होता है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख, उत्तर मेरूर एक जगह का नाम है, तमिलनाडु में पड़ता है, दक्षिण भारत में। उत्तर मेरूर से प्राप्त एक अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत जानकारी मिलता था। आपको एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चोल कालीन शासन में जो है ग्राम स्तर के शासन का जो है ग्राम सभा के कार्यों की जानकारी है, तो आपको उत्तर मेरूर उत्तर देना होगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए और अंतिम है यह क्वेश्चन, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये अभी जस्ट हम लोग ने चर्चा किया, तो चोल ने। ठीक है, चोल जो है स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था। सॉरी, अंतिम 121 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? दक्षिण भारत में जो मंदिर का निर्माण होता था और उसके द्वार जो है, द्वार को क्या कहते थे? तो वो आकर्षक द्वार होता था, बड़ा जो है इन करने का जो दरवाजा होता था वो गोपुरम कहलाता था। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते थे। पांड्यों चोलों के राजकाल में द्रविड़ शैली में, दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर का निर्माण हुआ वो सब द्रविड़ शैली में बना है, और उत्तर भारत में मंदिर, है ना। तो इस तरह से आपका जो द्रविड़ शैली में है। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता, जो प्रवेश मेन गेट होता था उसको गोपुरम कहा जाता था। भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्प जो है कारिता से अलंकृत होते थे। चोल कालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम था। मंदिर उतनी अच्छी नहीं होती थी लेकिन गोपुरम बहुत अच्छा बनाया जाता था, मतलब मुख्य दरवाजा जो है बड़ा अच्छा बनाया जाता था। ठीक है, ये है आपका उत्तर भारत में जो मंदिर बनाने की कला थी वो नागर शैली कहलाती थी, और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाने की कला थी वो द्रविड़ शैली कहलाती थी। अब देखिए इस वीडियो में इतना ही। ये प्राचीन भारत के इतिहास के से जो है अभी तक में बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है उसी का संग्रह था। यह घटना चक्र का सीरीज है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे मध्यकालीन भारत से 38वीं बीपीएससी मतलब 1992 से लेकर के 66वीं बीपीएससी 2020 तक में जो भी प्रश्न पूछा गया उन सारे प्रश्नों को, है ना, इसी तरह से डिस्कशन के साथ हम लोग लेकर के आज या कल जो है हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।